नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी इजी भी होंगे। तो नेक्स्ट जो भी हम टेस्ट सीरीज़ आपके साथ लेकर आएंगे आपके सामने, उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा भी। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 51 से। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान कौन सी भाषा प्रमुखता से उभरी थी? आपको याद होगा कि मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, यानी कि फ़ारसी थी। लेकिन उत्तर मुगल काल में हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी बन जाती है? उर्दू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 52, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक संस्कृति माना जाता है? तो आपको पता ही होगा कि स्टोन एज की बात हो रही है। तो स्टोन एज में हमारे पास 3 एजेस हैं, पैरोलिथिक एज, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, अर्थात पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है? पुरा पाषाण काल है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पुरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, महात्मा गांधी से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनमें से आपको पता ही होगा स्वदेशी आंदोलन के समय में वो भारत में थे ही नहीं, तो उसका नेतृत्व होने का उनके हाथ में मतलब है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन में भारत में गांधी जी ने कोई नेतृत्व नहीं दिया था। 53 का डी। 54, इंडियन नेशनल आर्मी के नेता कौन थे? आसान सा सवाल, सुभाष चंद्र बोस। इसमें कोई भी इसमें डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आईएनए की स्थापना अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए किसने की थी, तब आपका जवाब आएगा कैप्टन मोहन सिंह। इस केस में सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है। 54 का सी। अगला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया था? जाहिर सी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जो ब्रिटिश थे वो भी किसी तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात करना चाहती थी, उनको अपने पक्ष में लेना चाहती थी। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आपको याद होगा, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन याद होगा, उसके बाद वेवल प्लान और फिर कैबिनेट मिशन। ये सारे जो प्रयास किए गए थे ये भारत के जो कांग्रेस जो पार्टी है उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहा गया था। आंसर इसका है सीधे सीधे सी, क्रिप्स मिशन 1942, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध भी 1942 से ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान क्रांतिकारी थे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, ये सब तो एक कैसे नेता हैं? मॉडरेट लीडर्स। आंसर इसका क्या है? भगत सिंह, क्रांतिकारी। ओके। 57, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत हुई थी? यानी कि ब्रिटिश ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार जो करना शुरू किया था वो जाहिर सी बात है कि प्लासी के युद्ध से किया था, 1757 से। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लासी का युद्ध। 57 का सी। एक चीज़ मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, वही है कि इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पर मौजूद जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ भी मिलेगी, आंसर्स भी मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, चाहिए हो गया 58, मैसूर का वह शासक कौन था जिसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रसारण का विरोध किया था? देखिए, ब्रिटिश अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है, जाहिर सी बात है कि उसने कई सारी भारतीय शक्तियों को भी पराजित किया होगा। बंगाल को उसने हरा दिया था। दक्षिण में हम देखते हैं कि मैसूर भी एक मजबूत साम्राज्य है। वहाँ पर हमको याद आता नाम हैदर अली का और उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान का। तो फिलहाल पहली शक्ति अगर हम कहें, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत की पहली शक्ति कौन सी थी जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, तो उसका आंसर है हैदर अली, अर्थात मैसूर के शासक। तो इसका आंसर क्या होगा? 58 का बी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान सा सवाल, आंसर इसका है WC बनर्जी। 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक, बॉम्बे में, आपको याद ही होगा। 60, भारत के विभाजन के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे भारत की आज़ादी के समय। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विवाद निवारण तंत्र का हिस्सा नहीं है? आप जानते ही हैं, लोक अदालतें विवाद निपटाती ही हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, लोकपाल का संबंध भी इसी से ही है, सतर्कता आयोग का संबंध भी इसी से ही है, वित्त आयोग का संबंध इससे नहीं है, आर्टिकल 280 में है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 280 आर्टिकल।
62, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें आवास उपलब्ध कराना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुरानी योजनाओं में से एक है। लगभग सभी के प्रधानमंत्रित्व काल में हमने देखा है कि आवास योजना, रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, गरीबी निवारण योजना, कई प्रकार की स्कीम्स आज तक चलती आ रही हैं। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या होगा? आवास योजना। 62 का ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है 1992। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। 63 का बी। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका जवाब है 1989। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, 63 और 64। ठीक है, इसका आंसर है 92 और इसका आंसर है 1989। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोशल सेक्टर? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सभी हैं। रक्षा, डिफेंस का कोई तात्पर्य इस चीज़ से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक, वर्ष 2009 में अधिनियमित, ये राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, मैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित प्रावधान था? आपको पता ही होगा, ये फंडामेंटल राइट के रूप में 21A में है, फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में 51A में 11th पॉइंट वाला है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 67, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, NRHM और NUHM दोनों ही, ना तो ये और ना ही ये दोनों शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या है? 67 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी सुशासन की एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गुड गवर्नेंस? पारदर्शिता होती ही है, उत्तरदायित्व होता ही है, निरंकुशता नहीं होती है, ओके, ऑटोक्रेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा नहीं पूछा है? 68 का सी। भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथकीकरण की अवधारणा किस देश से ली गई है? देखिए, आप लोग को तो पता ही होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके कई सारे फीचर्स हमने अलग अलग देशों से बोरो किए हैं। फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी है ना। वैसे कई सारे फीचर्स हैं जो हमने अलग अलग देशों से प्रभावित होकर लिए हैं। तो यहाँ से उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, USA। तो USA से इज द राइट आंसर। वो अवधारणा हमने कहाँ से ली है? सेपरेशन ऑफ पावर की USA से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की कार्यकारी शाखा का एक कार्य नहीं है? कानून लागू करना बिल्कुल है, कानूनों की व्याख्या करना, नीतियों को लागू करना भी है, अधिकारी की नियुक्ति करना भी है। कानून की व्याख्या करने का संबंध किससे है? जुडिशरी से है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 70 का आंसर क्या है? बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 उत्तराखंड से। उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? याद होगा आपको, उत्तराखंड में गोरखाओं का भी शासन था कुमाऊं वाले क्षेत्र में, और ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार करके गढ़वाल पर भी आक्रमण करते रहते थे बीच बीच में। ठीक। पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह जफर मतलब ही नहीं होता, अमर सिंह थापा या रणजीत सिंह? तो इसका सीधा आंसर क्या है? अमर सिंह थापा। 71 का सी। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? ऑब्वियसली 1815 में। 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं वाले रीजन में गोरखाओं का शासन था, और वहाँ पर गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करी 1815 में। ये वो दौर था जब ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार पूरे इंडिया में चल रहा था, और उसका हमको हिस्सा कुमाऊं वाले पार्ट में भी देखने को मिलता है। और वहीं उत्तराखंड का जो दूसरा पार्ट है गढ़वाल वाला, वहाँ पर देसी रियासत, टेहरी रियासत के रूप में स्थापित कर दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए। आसान सवाल है वैसे ये। किस आंदोलन की उत्तराखंड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही? नर्मदा बचाओ आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? आसानी से आप क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन। हालांकि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण से था। ओके, गौरा देवी। लेकिन इससे सबसे क्लोज ऑप्शन निकल के आ रहा है ए, 73 का ए। उत्तराखंड में निर्माण में
उनके महत्वपूर्ण योगदान के चलते निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता था? आसान सवाल है, कई बार रिपीट होता है, हो सकता है फिर हो जाए। इंद्रमणि बडोनी, 74 का डी। उत्तराखंड के किस रेजिमेंट को परमवीर चक्र और अशोक चक्र सहित कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की जो कुमाऊं रेजिमेंट है, इसमें कई सारे हमारे ऑफिसर्स, लांस नायक, सूबेदार, ऐसे कई लोगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो इसका आंसर है कुमाऊं रेजिमेंट। 76, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए उत्तराखंड के किस व्यक्ति को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इनमें से कोई भी उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को कंसीडर करने के लिए डाल देता हूँ। हो सके तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खोजिएगा। ठीक, मेरे ख्याल से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। 76, 77, प्राचीन काल में उत्तराखंड पर किस राजवंश का शासन था? गुप्त वंश का मतलब ही नहीं है, मौर्य वंश, कतुरी वंश, तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी। जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी? बैजनाथ थी। आप लोगों ने अब तक पढ़ भी लिया होगा कई बार इस चीज़ को। आंसर क्या है इसका? बैजनाथ। 78 का बी। कत्यूरी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। वासुदेव कत्यूरी, भानु प्रताप, आदित्य कत्यूरी या अजयपाल? इसका आंसर वासुदेव कत्यूरी होना चाहिए। 79 का ए इज द राइट आंसर। कत्यूरी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वासुदेव कत्यूरी। एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में। कुमाऊं के चंद राजा मूलतः किस वंश के थे? कत्यूरी, गुप्त वंश? फिर से वही बात आ गई, बहुत ही आसान सवाल है। ये हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा? ए। 80 का ए। 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 73वें संविधान संशोधन जो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है के संदर्भ में गलत है? आपको पता ही होगा कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट का संबंध किस चीज़ से है? पंचायती राज सिस्टम से। इसके बारे में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ये मान के चलिए कि 73वें संविधान संशोधन के संबंध में कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम से लेकर इस एग्जाम तक कभी भी आ सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो जब भी मौका मिले इसको जरूर पढ़िएगा आप। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बिल्कुल है। सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, बिल्कुल होता है। पंचायतों की एक समान त्रिस्तरीय संरचना होती है। जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से पंचायत गठन होना यह आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 81 का डी। 82, उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई कौन सी नीति राज्य में जैविक कृषि के प्रोत्साहन पर केंद्रित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, जैविक कृषि क्रांति? आसानी से पहचान में आ रहा है। इन तीनों का संबंध सिर्फ उत्तराखंड से नहीं, पूरे भारत से है। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, इसका मत्स्य पालन से है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 83, ब्रिटिश शासन ने उत्तराखंड में पारंपरिक वन पंचायत प्रणाली को कैसे प्रभावित किया था? इससे वन पंचायत प्रणाली का व्यावसायीकरण हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदायों को उनके जंगलों से विस्थापन का सामना करना पड़ा। इसमें नई वन संरक्षण प्रथाओं की शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदायों और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रुक कर इसको पढ़िएगा। इससे वन पंचायत प्रणाली का व्यवसायीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदायों को उनके जंगलों में विस्थापन का सामना करना पड़ा। इससे नई वन संरक्षण प्रथाओं की शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदायों और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो इससे वन पंचायत प्रणाली का व्यवसायीकरण हुआ, यही सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है, 83 का ए। आगे बढ़ते हैं 84 में। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में आय का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए, उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया आपका, और आपका चमोली हो गया, तो पर्यटन, भारत तिब्बत व्यापार, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, ये तो हो नहीं सकता। कृषि हो नहीं सकता। पर्यटन थोड़ा बहुत है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। इसका आंसर ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ज़रा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। 85, उत्तराखंड में कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है? अत्यधिक यंत्रीकृत, यानी कि हाईली मैकेनाइज्ड, मतलब ही नहीं होता। मुख्य रूप से निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि, अस्तित्वहीन। अस्तित्वहीन तो हम नहीं कहेंगे,
व्यावसायिक कृषि भी नहीं कह सकते क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ है नहीं। यांत्रिक कृषि हमको अगर देखनी है बड़े पैमाने पर तो पंजाब और पश्चिमी यूपी में देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर क्या चल रहा है, निर्वाह कृषि ही देखने को मिलती है। 85 का आंसर क्या होगा इसका, बी। कृषि की वर्तमान स्थिति अभी भी क्या है, निर्वाह खेती ही है। उत्तराखंड में कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती क्या है, जल संसाधनों की कमी, भूमि जोत की अलाभकारी स्थिति, कुशल श्रमिकों की कमी, बाजार उपलब्धता का अभाव। देखिए ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है, अच्छा क्वेश्चन है ये। जल संसाधनों की कमी, कमी नहीं है, उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। भूमि जोत की अलाभकारी स्थिति, कुशल श्रमिकों की कमी, बाजार उपलब्धता का अभाव। देखने में लग रहा है कि लगभग सभी चुनौतियां का सामना करना पड़ता होगा उत्तराखंड में कृषि के लिहाज से, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट आंसर बन रहा है बी। भूमि जोत की अलाभकारी स्थिति जो है वही क्या है, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखी जाती है उत्तराखंड में कृषि की। बेगार प्रथा क्या है, पता ही है आपको, अवैतनिक श्रम, इसमें डिस्कस करने का कोई आवश्यकता है नहीं, बॉन्डेड लेबर कहते हैं इसको। 88 उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मुख्य आकर्षण क्या था, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में वृद्धि, बेरोजगार दर में कमी, साक्षरता दर में वृद्धि, गरीबी दर में कमी। ये तीनों तो फिलहाल ऐसा देखने में नहीं मिल रहा कुछ। सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में थोड़ी सी वृद्धि जरूर दर्ज की गई है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। ठीक। 89 उत्तराखंड में स्थानीय समुदायों की आजीविका पर सोयम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वनों का क्या प्रभाव पड़ा, इनकी सहायता से लकड़ी निष्कर्षण के माध्यम से आय का एक स्रोत प्राप्त हुआ है। उनके कारण भूमि और संसाधनों पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। इनकी सहायता से भोजन और औषधि पौधों का एक स्रोत प्राप्त हुआ है। इनके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ है। अच्छे हैं ऑप्शन इसमें, लेकिन इसका सबसे बेस्ट आंसर है इसका सी। इनकी सहायता से भोजन और औषधि पौधों का एक स्रोत प्राप्त हुआ है। किसकी बात हो रही है, स्वयं वनों की। स्वयं वनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर हो सके तो। 90 गोरखा शासन के अंतर्गत स्थापित थोकदारी प्रणाली ने उत्तराखंड की सामाजिक आर्थिक संरचना को कैसे प्रभावित किया। अच्छा क्वेश्चन है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई थी, इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ था, इससे भूमि और धन का पुनर्वितरण हुआ तथा इससे शहरीकरण में वृद्धि हुई थी। आंसर इसका है सी, इससे भूमि और धन का पुनर्वितरण हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी इजी हैं, लेकिन फटाफट रिवीजन करने के लिए एक तरीके से क्या है, आपका मोमेंटम बना रहेगा इससे। यदि उत्तराखंड में बासमती चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाएगी, जीडीपी पर न्यूनतम प्रभाव होगा, जीडीपी में कमी आएगी, या जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जीडीपी पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा अगर बासमती चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो भी गई तो। ठीक, आंसर इसका क्या है, बी। 92 उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वानिकी अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान सवाल। FRI का नाम आपने सुना ही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। यही अभी मोदी जी ने जो हमारा वो चल रहा था आजकल समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें पहले दिन संबोधित किया था FRI में। ठीक। 93 उत्तराखंड का राजकीय पशु, छोड़िए पता ही होगा आपको, मोनाल। कौन से उद्योग का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। गुड, अच्छा क्वेश्चन। क्लॉथ इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल या ऑटोमोबाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, फार्मास्यूटिकल उद्योग। काफ़ी इंपॉर्टेंट उद्योग है उत्तराखंड में और इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 उत्तराखंड में क्लस्टर विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्लस्टर, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। क्लस्टर आप जानते ही हैं कि एक ऐसे रीजन को डेवलप करना है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, रोजगार बढ़े, इन सब को हम क्या कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम इसका आंसर मानते हैं सी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है इसका आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है।
उत्तराखंड में किस योजना का उद्देश्य गरीबों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? अच्छा क्वेश्चन ये भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। गरीबों को घर बनाने के लिए क्या करना है? वित्तीय सहायता। इसका संबंध स्वास्थ्य से है, इसका रोजगार से है, इसका संबंध भी पर्यटन स्वरोजगार से है, तो इसका संबंध किससे होना चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना से ही। आसान सवाल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू करी गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना या मुख्यमंत्री घसियारी योजना। इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को, इसका आंसर आप कुछ और है। 98। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग के सामने मुख्य चुनौती क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाई क्राइम रेट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, संरचनात्मक जो व्यवस्था है वो नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, उच्च अपराध दर, पर्यावरण का क्षरण। हम मान सकते हैं कि पर्यटन उद्योग को काफ़ी चुनौती देता है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है। काफ़ी खतरा बना रहता है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भूस्खलन वाली स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पर्यटन उद्योग अपने आप में तो है, लेकिन चुनौतियाँ भी हैं, जिसमें हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण का क्षरण एक मुख्य चुनौती मानते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी आमतौर पर उत्तराखंड में पाई जाती है? अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, शिलाजीत। शिलाजीत काफ़ी मशहूर है। आंसर इसका क्या है? डी। लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन कितना है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आ ही जाए। तो इसका आंसर है 3.33 लाख करोड़। 100 का क्या है? इसका बी है। तो आपने देखे 100 क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चन बेहद ही आसान है, लेकिन फिर भी अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम निकाल कर अगर इन क्वेश्चंस को दोहरा लिया जाए और अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर मिल जाते हैं इस टेस्ट सीरीज से, तो भी हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस में वाकई काफ़ी ईजी थे, जो आपके रेंज में हमेशा रहते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवृत्ति पता ही है आपको, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसके साथ साथ जो इससे पहले पेपर हो चुका है ईओ का, उसको भी ध्यान में रखकर ठीक आप रिवाइज करते रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं कल और एक नए टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू।